हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में हम लोग ने अभी तक ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस को कवर किया है। उसके बाद हम लोग ने नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से कवर किया। सिमिलरली अब हम लोग कवर करने वाले हैं वेल्डिंग प्रोसेस को। ठीक है, और वेल्डिंग में भी हमारी सेम अप्रोच रहने वाली है। यहाँ पे भी हम लोग सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको कवर करते चलेंगे। इवन जो भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उनको भी फिनिश करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो वेल्डिंग का एप्लीकेशन एरिया है वो बहुत वास्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर सारी चीज़ों को एग्जाम स्पेसिफिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग पैरेलली जो भी एप्लीकेशन एरियाज हैं उनको भी जानते हुए चलेंगे, सो दैट इंटरव्यू में हमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेल्डिंग से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहला कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप की वेल्डिंग या उसके एप्लीकेशन या उसके लिमिटेशन या उसका कोई एडवांटेज होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली आर्क और रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे वो क्वेश्चन रहते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, और जितने भी गेट में क्वेश्चन आए हैं, इवन जो भी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल के अंदर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल वेल्डेबिलिटी क्या चीज़ होती है, फिर HAZ क्या होता है, सिमिलरली प्री हीटिंग क्या चीज़ होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर कई सारे डिफेक्ट होते हैं, तो उन डिफेक्ट्स का क्या कॉज होगा, क्या रेमेडी होगा, इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो पर्टिकुलर अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो इन्हीं 4 एरिया से क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप लोग चाहे SSC JEE की बात कर लो, चाहे RRB JEE की बात कर लो, चाहे गेट की बात कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लो, कोई भी PSU एग्जाम की बात कर लो, अगर एग्जाम पेपर आएगा तो वहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन वेल्डिंग से आता ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कवर करेंगे, सो दैट आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग की नीड क्या थी, मतलब वेल्डिंग प्रोसेस हमारा जो आया वो आया क्यों। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओ कि क्या प्रेशर वेसल को सिंगल पार्ट में या सिंगल पीस में बनाना पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि प्रेशर वेसल में बेसिकली 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन होते हैं और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, जैसा कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको देख के बता सकते हो। ठीक है, तो क्या इसको सिंगल पीस में बनाना पॉसिबल है हमारे लिए, तो आपका आंसर होगा नो। फ्रेंड्स, यही कारण था हमको वेल्डिंग की तरफ स्विच करना पड़ा। देखिए हम लोग कैसे प्रेशर वेसल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पहला वाला पार्ट है यानी जो सिलेंड्रिकल पीस है उसको बनाएंगे, और फिर जो हमारे 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उनको बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग मटेरियल को वेल्ड कर देंगे। ठीक है, और वेल्डिंग की खासियत ये होती है कि हम लोग जब इसको वेल्ड करते हैं हेमिस्फेरिकल पोर्शन को सिलेंड्रिकल पोर्शन के साथ, तो किसी भी टाइप का लीकेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक वेल्डिंग की खासियत है। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप लोग पाइपलाइंस के बारे में जानते होंगे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक पाइपलाइंस बिछी रहती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पाइपलाइंस सिंगल पीस में बनती होंगी, तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, सिंगल पीस में हम लोग पूरी पाइपलाइंस को नहीं बनाते हैं, या बोलिए 1000 ऑफ किलोमीटर्स की पाइपलाइन हम लोग एक सिंगल पीस में नहीं बनाते हैं, हम लोग मल्टीपल पीसेस में बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों को वेल्ड करते जाते हैं। ठीक है, 2 पाइप्स को कनेक्ट करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। सिमिलरली फ्रेंड्स, 2 डिसिमिलर मटेरियल, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम और सिरेमिक के 2 डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट हैं, इनको अगर आपको एडअप करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए भी हम लोग वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वेल्डिंग की एक और जो इम्पोर्टेंस है, या बोलिए जो इसकी बेसिक क्वालिटी है, वो ये कि वेल्डिंग के अंदर हम लोग जो जॉइंट बनाते हैं, जो भी वेल्डेड जॉइंट बनाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है और लीक प्रूफ हमें जॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन बताए हैं, इसका बहुत ही वाइड स्कोप है। इवन आप लोग वाटर के अंदर जाके भी वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग का यूज करते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए वेल्डिंग के डेफिनेशन की, तो आप लोग राइट हैंड साइड में देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस बाय विच 2 मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स, आर परमानेंटली ज्वाइंड टुगेदर बाय कोलेसेंस विच इज इंड्यूस्ड बाय, ठीक है, विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर,
और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मटेरियल्स पे आइए। तो मटेरियल्स सिमिलर और डिसिमिलर दोनों टाइप के मटेरियल्स को हम लोग एडप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर की बात की जाए, सिमिलर तो आप लोग ऑलरेडी समझते हो, मेटल मेटल को जोड़ सकते हैं। डिसिमिलर का मतलब क्या हुआ? डिसिमिलर का मतलब हुआ कि जैसे एल्युमिनियम और सिरेमिक को आपको जोड़ना है तो वहां पे भी आप लोग वेल्डिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, जो भी हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस में ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं उसको हम लोग कोई ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हीट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ठीक है, जो भी हम ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सिमिलरली प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सिमिलरली फिलर मटेरियल होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब फिलर मटेरियल क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग जैसे जैसे वेल्डिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग हीट और प्रेशर का कंबाइंड इफेक्ट करके जो भी हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नीचे में जितने भी पॉइंट लिखे हैं, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, फिर प्रेशर, फिर फिलर या फिर कंबाइंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हो सकता हो किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे होते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें असर्शन रीजन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जॉइंट की। तो जॉइंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। टेम्परेरी जॉइंट, जो भी हमारे नट बोल्ट वाले जॉइंट होते हैं उनको हम टेम्परेरी जॉइंट बोलते हैं। सिमिलरली सेमी परमानेंट जॉइंट, जो भी हमारे रिवेट जॉइंट होते हैं इनको हम लोग सेमी परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही होते हैं परमानेंट जॉइंट, परमानेंट जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, जो भी हमारे वेल्डिंग जॉइंट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे परमानेंट जॉइंट। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, हर एक वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग लोकलाइज्ड कोलेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो कोलेसेंस की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एन के आगे सी है फिर ई है। ठीक है, तो आप लोग स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। लोकलाइज्ड कोलेसेंस क्या चीज़ होती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलेसेंस की। ठीक है, तो आप लोग सबसे नीचे में जो मैंने डायग्राम बनाया उसको देखो तो आपको 2 डिफरेंट प्लेट्स दिख रही होंगी। एक प्लेट है जो आपको ब्लू कलर की दिख रही होगी और एक प्लेट है जो आपको रेड कलर की दिख रही होगी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों प्लेट को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो कोलेसेंस का मतलब क्या होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल या बोलिए 2 मॉलिक्यूलर एटम्स कंबाइंड होके एक सिंगल एटम बना दें, या बोलिए जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ब्लू का और एक रेड का। ठीक है, जो आपके नीचे में 2 प्लेट हैं उनमें एक मॉलिक्यूल रेड प्लेट का और एक मॉलिक्यूल आपके ब्लू प्लेट का, मॉलिक्यूलर लेवल में जब ये कंबाइंड हो जाएंगे और सिंगल यूनिट बना देंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलेसेंस। ठीक है, और आप इसकी डिक्शनरी में डेफिनेशन जब देखोगे तो वहां लिखा रहता है टू ग्रो टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड का मतलब है कि जो भी हम वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक डेफिनेट एरिया में कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे में जो 2 प्लेट देख रहे हो तो इन दोनों प्लेट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जहां पे मैंने एक रेड कलर का सर्किल बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया को ही हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड कोलेसेंस हम उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, प्रेशर का भी यूज कर सकते हो, फिलर मटेरियल्स यहाँ पे जोड़ सकते हो या नहीं भी जोड़ सकते हो, या फिर आप लोग हीट और प्रेशर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओ कि बेस मेटल क्या चीज़ होती है? बेस मेटल, पेरेंट मेटल, ये क्या चीज़ होती है? तो फ्रेंड्स जिस पर्टिकुलर प्लेट पे हमें वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना रहेगा, ठीक है, जिस पर्टिकुलर प्लेट पे हमें वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना रहता है उस पर्टिकुलर प्लेट को या उस पर्टिकुलर मेटल को हम लोग बोलेंगे बेस मेटल या पेरेंट मेटल। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स फिलर मटेरियल क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो भी हम लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग कई बार बाहर से मटेरियल लाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग ने सोल्डरिंग प्रोसेस को देखा होगा, तो सोल्डरिंग प्रोसेस में जो भी हम लोग सोल्डर वायर यूज करते हैं उसको हम लोग फिलर मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जो भी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको भी कई बार हम लोग एज एन फिलर मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग बस यही समझो कि जो भी मटेरियल हम लोग वेल्डिंग जॉइंट में बाहर से लाके ऐड करेंगे
उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम बोलेंगे फिलर मटेरियल। अभी के लिए आप इतना समझ लो, आने वाले वीडियोस में हम लोग फिलर मटेरियल को भी और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वेल्डिंग जॉइंट में, उन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो नीचे में जो प्लेट है 2 रेड और ब्लू कलर की, उनके बीच में एक सर्किल दिख रहा होगा जो कि हमारा वेल्डिंग जोन को दिखा रहा है, या बोलिए जो हमारा फ्यूजन जोन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फ्यूजन जोन में एग्जैक्टली सेम प्रोसेस परफॉर्म हो रही होती है जैसा कि हम लोग कास्टिंग में करते हैं। ठीक है, कास्टिंग में क्या होता है, कास्टिंग में हम लोग मटेरियल को पहले मेल्ट डाउन करते हैं और उसके बाद धीमे धीमे सॉलिडिफाई होता है। सेम वे में यहाँ पे भी वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है फ्यूजन जोन के अंदर। पहले दोनों मटेरियल मेल्ट डाउन होंगे और उसके बाद धीमे धीमे यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस परफॉर्म होगा। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हो, आपको 2 अनअफेक्टेड बेस मेटल दिख रहे होंगे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में है दोनों चीज़ें, और जस्ट फ्यूजन जोन के अगल बगल का जो एरिया है ग्रीन लाइन तक, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं HAZ। ठीक है, फ्यूजन जोन के अलावा जो ग्रीन कलर की लाइन है उस तक जितना एरिया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे HAZ। तो फ्रेंड्स जहाँ कहीं भी हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे वहाँ पे आपको एक फ्यूजन जोन मिलेगा, एक HAZ जोन मिलेगा और एक आपको अनअफेक्टेड बेस मेटल मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे जो हीटिंग है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं जा रहा होता है बेस मेटल पे। ठीक है, तो 3 ऐसे रीजन्स मिलेंगे। HAZ क्या चीज़ होता है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि जो मैंने आपको 3 रीजन बताए, फ्यूजन जोन और अनअफेक्टेड जोन और हीट अफेक्टेड जोन यानी कि HAZ, इनमें जो सबसे कमज़ोर एरिया रहता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकनेस रहती है मटेरियल के अंदर ड्यूरिंग वेल्डिंग या आफ्टर वेल्डिंग, वो रहती है HAZ में। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ स्ट्रेंथ का सीक्वेंस रहेगा, तो आप देख लो सबसे नीचे में मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ का सीक्वेंस। अगर बात की जाए हर एक वेल्डिंग प्रोसेस के परफॉर्म हो जाने के बाद, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन रहेगा हमारा फ्यूजन जोन, उसके बाद रहेगा अनइफेक्टेड बेस मेटल। ठीक है, और सबसे कमज़ोर एरिया रहेगा हमारा हीट अफेक्टेड जोन। फ्रेंड्स हीट अफेक्टेड जोन को हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, बस अभी के लिए आप लोग छोटा सा एक बेसिक आइडिया अपने माइंड में रख लो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेल्डिंग को भी हम लोग डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। हम लोग ने एक पर्टिकुलर वे में क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ पे वेल्डिंग को, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। इवन कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस पर्टिकुलर स्लाइड से सॉल्व हो सकते हैं, और हम लोग आने वाले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो सॉलिड स्टेट, जो हमारा क्लासिफिकेशन का वे है वो है सॉलिड स्टेट, और इसी को हम लोग ऑटोजिनस भी बोलते हैं। ऑटोजिनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑटोजिनस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जहाँ पे हम लोग बाहर से कोई भी फिलर मटेरियल को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का फिलर मटेरियल अगर हम लोग वेल्डिंग में ऐड नहीं कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोजिनस वेल्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फिर आपका फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सारी की सारी वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आती हैं। ठीक है, और इसको आप लोग जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ऑलरेडी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग अभी आने वाली स्लाइड्स में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स हमने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग को। फ्यूजन क्या चीज़ होता है हमने ऑलरेडी मटेरियल साइंस में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, तो फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग और हाई एनर्जी बीम। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आते हैं आपके सीम, स्पॉट, प्रोजेक्शन एंड परकशन वेल्डिंग। सिमिलरली आर्क वेल्डिंग के अंदर आएगा आपका फ्लक्स कोर, सील्डेड गैस और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सिमिलरली सील्डेड गैस को भी हम लोग 3 वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी कि MIG। सिमिलरली प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यानी कि PAW। फ्रेंड्स टिग और मिग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे गैस और थर्मिट वेल्डिंग आते हैं। सिमिलरली हाई एनर्जी बीम वेल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे लेज़र बीम और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कवर कर लिया, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग कवर कर लिया। सिमिलरली होता है आपका सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। यहाँ पे जो भी वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रही होती है वहाँ पे मटेरियल सॉलिड और लिक्विड स्टेट में वेल्ड हो रहा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है इसको हम लोग हेट्रोजिनस वेल्डिंग भी बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग? क्योंकि यहाँ पे जो भी पेरेंट मेटल होता है उसकी वेल्डिंग करते टाइम हम लोग यूज करते हैं फिलर मटेरियल, और वो जो फिलर मटेरियल हम यूज कर रहे होते हैं उसका मटेरियल और पेरेंट मटेरियल का जो मटेरियल होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कॉपर की प्लेट ऐड कर रहे हो तो वहां पे हम लोग फिलर मटेरियल के तौर पे एल्युमिनियम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको ये रियलाइज होए कि जो भी प्लेट हम लोग ऐड अप कर रहे हैं उसमें बाहर से जो भी मटेरियल ला के ऐड कर रहे हैं एज एन फिलर मटेरियल, उसका मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है, तो क्योंकि पेरेंट मटेरियल और फिलर मटेरियल का मटेरियल डिफरेंट रहता है, इस कारण से हम लोग इस वेल्डिंग को कहते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, सिमिलरली अगर बात की जाए आपके फ्यूजन वेल्डिंग की यानी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस वेल्डिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेस मटेरियल और जो हमने बाहर से फिलर मटेरियल ऐड किया होता है दोनों का मटेरियल सेम रहेगा। ठीक है, लेट से अगर आप लोग कॉपर की कोई प्लेट वेल्ड कर रहे हो तो आप लोग बाहर से जो भी फिलर मटेरियल लाओगे वो कॉपर का ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइप की वेल्डिंग को बोलेंगे हम लोग होमोजीनस वेल्डिंग। फ्रेंड्स, जो हमारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं वहां पे हम लोग कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ब्रॉड है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग को इंक्लूड करना पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होमोजीनस वेल्डिंग है, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग किसी भी टाइप का फिलर मटेरियल ऐड नहीं करते हैं, और जो हमारी बची हुई वेल्डिंग है जहाँ कहीं भी आप लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हो वहाँ पे अगर आपको कोई भी फिलर मटेरियल ऐड करना होता है तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम या बोलिए ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं सेम फिलर मटेरियल जो हमारा बेस मेटल का होता है। ठीक है, जो हमारा बेस मेटल होगा एग्जैक्टली सेम हम लोग फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, और इसी कारण से हम लोग लिक्विड स्टेट वेल्डिंग या बोलिए फ्यूजन वेल्डिंग को होमोजीनस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तो उसको भी हम लोग डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे नीचे में आप लोग देखो, मैंने एक पर्टिकुलर वे में इसको क्लासीफाई किया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 3 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस और जीरो प्रोसेस। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पॉजिटिव प्रोसेस की, तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे हम लोग बाहर से लाके कोई ना कोई मटेरियल को एडअप करते हैं पेरेंट मेटल पे, उन प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉजिटिव प्रोसेस, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग। ठीक है, नेगेटिव प्रोसेस क्या होता है? वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे पेरेंट मटेरियल से कुछ ना कुछ हम मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं सो दैट हमको डिजायर्ड शेप मिल सके। कोई भी कंपोनेंट अगर हम बना रहे हैं तो उसकी डिजायर्ड शेप चाहिए होती है, तो उस डिजायर्ड शेप को पाने के लिए हम लोग जो पेरेंट मेटल होता है उससे कुछ ना कुछ मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, पेरेंट मेटल बोल लीजिए या आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें से अगर हम कुछ अमाउंट रिमूव कर रहे हैं सो दैट हमको फाइनल शेप मिले, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलेंगे नेगेटिव प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मशीनिंग प्रोसेस हो गए, या अभी जो हमने रिसेंट में ग्राइंडिंग और NTMM प्रोसेस कवर किए हैं वो सारी चीज़ें हो गई नेगेटिव प्रोसेस। सिमिलरली फ्रेंड्स जीरो प्रोसेस, तो वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे ना ही कोई मटेरियल हम रिमूव कर रहे होते हैं और ना ही कोई मटेरियल हम लोग बाहर से लाके एडअप कर रहे होते हैं, उन सारी की सारी प्रोसेस को हम बोलेंगे जीरो प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कास्टिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया। फॉर्मिंग में जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उसको हम लोग एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलेंगे जीरो प्रोसेस। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन गेट 2007 में आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस थी उनको हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। तो आप देख सकते हो सी पार्ट इसका सही आंसर है फ्रिक्शन वेल्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी गेट 2015 सेट 3 में आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइनिंग प्रोसेस आर ऑटोजीनस। ऑटोजीनस प्रोसेस कौन से थे? जो भी हमारे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस थे। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। डिफ्यूजन वेल्डिंग ऑलरेडी हम जानते हैं, ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। सिमिलरली आप लोग देखो सबसे नीचे में फ्रिक्शन वेल्डिंग, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, और अगर आपको वो वाला चार्ट अच्छे से प्रिपेयर है स्पेसिफिकली सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का, तो आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इवन आप लोग जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये क्लासिफिकेशन ब्रॉडर वे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी गेट 2014 में आया हुआ है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग आर। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है
कि 3 टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर हमने सारी चीज़ों को क्लासिफाई किया था। सबसे पहले ऑटोजीनियस वेल्ड, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को कवर किया था। फिर फ्यूजन वेल्ड, जिसके अंदर हम लोग ने लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को कवर किया था। और तीसरा था हमारा हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग ने क्लासिफाई किया था सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को। ठीक है, तो ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग प्रोसेस उसी में थे। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, हेट्रोजीनियस ज्वाइनिंग मेथड। होमोजीनियस कौन थे? जो हमारे फ्यूजन वेल्डिंग जोन थे, या बोलिए जहां पे लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, टोटल ऑलमोस्ट 25 वेल्डिंग प्रोसेस हैं। उनको हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, उनको सब चीज़ जानेंगे। लेकिन अगर आपसे ब्रॉडर वे में पूछा जाए कि वेल्डिंग प्रोसेस की क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेजेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिमिटेशन की बात। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली लिमिटेशन है कि इंटरनल स्ट्रेसेस कैन बी डेवलप्ड इन द वेल्डेड जॉइंट। तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि जो भी हम वेल्डेड जॉइंट बना रहे होते हैं वहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ तो दूसरे पॉइंट में लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एचएजेड नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन द कंपोनेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को स्टार्टिंग की स्लाइड्स में ही बताया था कि जो भी हम लोग मटेरियल को वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 3 जोन मिलते हैं। ठीक है, तो पहला जोन कौन था? फ्यूजन जोन। दूसरा जोन था आपका हीट अफेक्टेड जोन। और तीसरा था आपका अनअफेक्टेड बेस मेटल। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी एचएजेड फॉर्म हो रहा होता है वो पर्टिकुलर जोन वीकेस्ट जोन होता है हमारे वेल्डिंग प्रोसेस के परफॉर्म होने के बाद। ठीक है, तो ये जो एचएजेड फॉर्म होता है यही हमारा एक तरीके का लिमिटेशन है वेल्डिंग प्रोसेस में। ठीक है, क्या होता है एचएजेड, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात की जाए थर्ड लिमिटेशन की, तो जो भी वेल्डिंग क्वालिटी आती है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है ऑपरेटर की स्किल सेट पे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा, बहुत प्रिसाइज वेल्डिंग करना है तो आपके पास जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर वेल्डिंग परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्किल बहुत अच्छी होनी जरूरी है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फॉरेन में वेल्डर को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है अगर उसकी स्किल सेट अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे वेल्डर्स हैं जो बहुत ही क्वालिटी वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, इवन फ्रेंड्स अगर आप लोग रोबोटिक हैंड ला करके भी वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो आपका उतना प्रिसाइज वेल्डिंग नहीं मिलेगा जितना हमारे ह्यूमन हैंड किसी वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, अगर आपका जो ऑपरेटर है, जो वेल्डर है, उसका स्किल बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छी वेल्डिंग कर सकता है इन कंपैरिजन विद रोबोटिक हैंड। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में जो हम लोग रोबोटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग रोबोटिक्स हैंड की लिमिटेशन को जानेंगे। ठीक है, हमारा जो हैंड है, ह्यूमन हैंड्स जो होता है वो बहुत ही वर्सटाइल होता है, लेकिन जो रोबोटिक हैंड होते हैं उनकी बहुत लिमिटेशंस होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे रोबोटिक्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो देखिए, जो वेल्डिंग जॉइंट होता है वो एक परमानेंट जॉइंट है, लीक प्रूफ जॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल को ऐड कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मेटल्स को ही ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ और ने लिखी है कि जो भी हम लोग जॉइंट बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब हो गए आपके वेल्डिंग के एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हम लोग वेल्डिंग पूरे चैप्टर को किस वे में कवर करेंगे या किस किस पार्ट्स के अंदर हम लोग इन वेल्डिंग प्रोसेस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज तो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, लेकिन इसके बाद जो हमारा चैप्टर 1 आएगा उसमें हम लोग वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो वेल्डिंग का आपका वीडियो होगा चैप्टर 1 वाला, या बोलिए पार्ट 1 वाला, उसके सब पार्ट्स होंगे 1.1, 1.2, 1.3। क्यों होंगे ऐसा? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वेल्डेबिलिटी कवर करोगे तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इस वे में आपके 3 से 4 लेक्चर इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर होंगे। सिमिलरली पार्ट 2 हमारा रहेगा वेल्डिंग का आर्क वेल्डिंग। इस आर्क वेल्डिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। ठीक है, सिमिलरली पार्ट 3 में हम लोग मिसलिनियस टॉपिक के अंदर डिफरेंट काइंड की वेल्डिंग को कवर करेंगे और जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्री हीटिंग क्या चीज़ होती है, सिमिलरली एचएजेड क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत ढेर सारे टर्म्स हैं जो वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग इस मिसलिनियस पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जो हमारा चौथा पार्ट रहेगा वो रहेगा वेल्डिंग डिफेक्ट्स का।
तो यहाँ पे वेल्डिंग डिफेक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 में। क्या क्या कॉजेज होते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट के, क्या क्या उसके रेमेडीज़ होंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे या जो भी पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको पैरेलली सॉल्व करते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग का फोकस सिर्फ इतना रहेगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए, ठीक है। और फ्रेंड्स, पूरे वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारा थियोरिटिकल पार्ट भी है, उनको याद करने की जो ट्रिक्स हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, या बोलिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, उस बेसिस पे आप लोग चीज़ों को अपने माइंड में रिटेन कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से कवर करना। हर एक वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं, और जब हम लोग का लास्ट वीडियो होगा वेल्डिंग का, तब आप देखोगे कि आपका वेल्डिंग ऑलरेडी विथ क्वेश्चंस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा बाहर से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस किया हुआ है कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में, वेल्डिंग के जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग ग्रुप पे शेयर कर दो। जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।